हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इसको वन शॉट वीडियो में खत्म करेंगे। इसमें जेई लेवल की, नीट लेवल की जितनी भी थ्योरी होती है सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है। 2D मोशन क्या होता है पिछले क्लास में बता चुका हूं आपको। मोशन तीन तरह से हो सकते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। 1D मोशन को बच्चों लीनियर मोशन भी बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। वैसे मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं वैसे मोशन को 1D मोशन बोलेंगे। तो इसको बच्चों लीनियर मोशन भी बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। अब 2D मोशन क्या होते हैं बच्चों? 1D मोशन का एग्जांपल आपको पिछले क्लास में दे चुका हूं, फिर से दे देता हूं। जैसे एक बॉल है बच्चों आपके पास, आप उसको ऊपर की तरफ फेंके तो ऊपर गया वो और एग्जैक्टली उसी पाथ में वो नीचे की तरफ आया। वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसा है? आपके तरफ है। अगर मैंने बॉल को फेंका, यहां से बॉल को फेंका तो ये वाई एक्सिस पे ऊपर गया और फिर इसी पे ये नीचे आया, तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है बच्चों। तो वैसे मोशन को हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। 1D मोशन है वो। समझ में आई बात? 2D मोशन क्या होता है? वैसा मोशन जो प्लेन में हो रहा हो। क्या बोल रहा हूं? प्लेन में हो रहा हो। ये लाइन में हो रहा था, ये प्लेन में होता है और ये स्पेस में होता है। समझा रहा हूं? प्लेन में मोशन हो रहा हो। 2D मोशन का एग्जांपल होता है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? जैसे ये बॉल है, इसको मैंने 45 डिग्री एंगल पे सपोज फेंका, तो ये बॉल कैसे जाएगा बच्चों? ऐसे जाएगा। ग्राउंड में आप लोग कैच खेलते हो तो आप बॉल को एक फेंकते हो तो कैसे जाता है वो जो मोशन है वही मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों। तो ये ऐसे जाएगा, इसका पाथ ऐसे होगा, तो ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब ये 2D मोशन कैसे है देखते हैं। इनिशियली इसका पोजीशन कहां था? यहां। किसी टी टाइम के बाद इसका पोजीशन सपोज दिस इज ए, यहां पे पहुंचा। तो ये देखो, ये एक्स में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हुआ आफ्टर टी टाइम के बाद और वाई में भी हुआ। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये एक्स वाई प्लेन, ये देखो एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन बन जाएगा। एक्स वाई प्लेन में इसका मोशन हो रहा है। इसका एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे बच्चों 2D मोशन। अब 3D मोशन क्या होगा? तो 3D मोशन के लिए समझते हैं, एक कंटेनर ले लो। ऐसा कोई कंटेनर है, क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी बना लो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। दिस इज जेड एक्सिस। अब यहां पे कोई गैस का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल है बच्चों वो एक्स में भी उसका कंपोनेंट है, वाई में भी कंपोनेंट है और जेड में भी कंपोनेंट है। मतलब वो एक्स में भी ट्रैवल कर रहा है, साथ साथ वाई में भी ट्रैवल कर रहा है और जेड में भी ट्रैवल कर रहा है। किसी स्पेस में उसका मोशन है। जो एक्स में भी है, एक्स में भी है, वाई में भी है और ये जो जेड है आपके तरफ ऐसे जेड उसमें भी है। सपोज उसका ऐसा कुछ मोशन है, ऐसा मोशन हो रहा है, तो देखो एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। वैसे मोशन को बोलेंगे बच्चों 3D मोशन। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। 2D मोशन के एग्जांपल क्या होंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों मोशन को एक और क्लासिफिकेशन के थ्रू देखा गया। बेसिकली उसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सेलरेशन को देखकर किया गया है। एज पर या अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन मोशन को क्लासिफाई किया गया दो तरह से। यूनिफॉर्म मोशन, पिछले क्लास में इसकी बात मैंने की थी थोड़ी सी, बट एक्सप्लेन नहीं किया था तो आज एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों में एक ही फर्क है बच्चों, यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है और यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉट 0। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती है और यहां पे एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे मोशन होंगे बच्चों? जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वैसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब इसको थोड़ा और फील करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था बच्चों
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि ये फॉर्मूला आप यूनिफॉर्म मोशन में लगा सकते हो, और कहां लगा सकते हो? यूनिफॉर्म मोशन जहां पे एक्सेलरेशन 0 है वहां पे लगा सकते हो, या फिर जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या मैं बोल रहा हूं? ये जो फॉर्मूला था इसको आप वहां लगा सकते हो जहां पे एक्सेलरेशन 0 हो या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूं यहां पे एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है, बट यहां पे दो तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन होगा, बताता हूं आगे। तो बच्चों यहां पे यूनिफॉर्म मोशन में ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी लगा सकते हैं, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में लगा सकते हैं। अब एक्सेलरेशन 0 होगा बच्चों, तो यहां एक्सेलरेशन 0 कर दो, ये जब 0 होगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू टी। समझ में आई यहां तक बात? अब बच्चों अगर t इज इक्वल टू 1 है तो s इज इक्वल टू यू होगा, t इज इक्वल टू 2 है तो s इज इक्वल टू 2u होगा, t इज इक्वल टू 3 है तो s इज इक्वल टू 3u होगा। तो देखो इक्वल इंटरवल में 1 सेकेंड में यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 - 1 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों? u हुआ। फिर यहां पे देखो 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? u हुआ। तो मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या मैं बोल रहा हूं? यूनिफॉर्म मोशन वैसे मोशन होंगे जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। जैसे देखो यहां 1 सेकेंड में u डिस्टेंस, 1 सेकेंड में u डिस्टेंस, फिर जो 1 सेकेंड होगा u डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम है, जो ये 1 सेकेंड मैंने लिया, 1 सेकेंड में ही u जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों? कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ऐसे मोशन को बच्चों यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? आपको केवल ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन यहां पे 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बाकी इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं। अब समझते हैं बच्चों कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बच्चों फर्दर 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि यहां पे एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होगी तो v क्या होगा? वैरी करेगा, टाइम के साथ v वैरी करेगा, ये बात तो पक्की है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये फॉर्मूला कहां लगाते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू यहां पर है, कांस्टेंट वाली वैल्यू ले रहा हूं अभी, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या v वैरी करेगा? यस वैरी करेगा, टाइम के साथ v चेंज होगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? v को चेंज करने के लिए। तो v को चेंज कर रहा है, a की वैल्यू कुछ है यहां पर, तो v चेंज हो रहे हैं, इन दोनों में चेंज हो रहे हैं। ऐसे मोशन जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वैसे मोशन को बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वैरिड हो रहा हो, जहां पे एक्सेलरेशन जो है वो वैरी कर रहे हो, वहां पे वैसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में और यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यहां पे आप बस यूज कर सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला। समझ में आई बात? कि मोशन को एक्सेलरेशन के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन किए गए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? जहां पे एक्सेलरेशन 0 हो, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका मतलब है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा हूं बच्चों, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? जहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं हो। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है और
कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, वैरी कर सकता है, मतलब एक्सेलरेशन का कोई वैल्यू है तो दो तरह से इसको क्लासिफाई फर्दर किया गया, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे वहां पे ये फॉर्मूला तीनों यूज कर सकते हो, और यहां पे भी यूज कर सकते हो। जहां पे a इक्वल टू 0 रखोगे तो v इक्वल टू u हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पे a इक्वल टू 0 रखोगे तो s इक्वल टू ut हो जाएगा, और यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब v इक्वल टू u हो जाएगा। समझ में आया बच्चों क्लासिफिकेशन? अब समझते हैं बच्चों कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, 2D मोशन में अपने टॉपिक पे आते हैं। अब बच्चों मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी फील्ड में जब हम अपने बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो बॉल जो मोशन कर रहा है, ऐसे जो मोशन कर रहा है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसको यहां पे समझते हैं। ये सपोज दिस इज फील्ड, यहां पे हमने u वेलोसिटी से एक बॉल को थीटा एंगल पे फेंका, ये बॉल है, इसको हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, तो ये बॉल कैसा मोशन करेगा बच्चों, ऐसा ऐसा मोशन करके ये फिर से ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। यहां तक ठीक है? तो बॉल किसी टाइम पे यहां था बच्चों, किसी टाइम पे यहां था, 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 और किसी टाइम पे यहां था। बॉल ऐसे ही मोशन करके जा रहा है। तो इसका देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस हमने ले लिया, और ये वाई एक्सिस हो गया। तो देखो x में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको कैसे डील करें? तो इसको डील करने का तरीका है बच्चों कि इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग। u को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, जो x एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है, और फिर दोनों को अलग अलग डील करो, तो फिर दोनों मोशन आप डील कर सकोगे। कैसे? हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे मोशन के लिए बच्चों? जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और लीनियर मोशन हो रहा हो। लीनियर मोशन मतलब 1D में मोशन हो रहा हो, लीनियर मोशन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वहीं पे ये एप्लीकेबल होता है बच्चों। ये फॉर्मूला वहीं यूज करते हैं। तो यहां तो देखो, यहां तो मोशन ऐसे हो रहा है, लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, यहां पे x में भी हो रहा है मोशन, y में भी हो रहा है मोशन। तो हमने सोचा कि अगर इसको समझना है, इस पे कैलकुलेशन करना है, तो इसको x में भी तोड़ दो और y में भी तोड़ दो। तो जब x में तोड़ेंगे तो देखो ये लीनियर मोशन हो जाएगा और y वाला भी लीनियर मोशन हो जाएगा। तो हम दोनों को डील कर सकेंगे इन सारे फॉर्मूला को यूज करके। ये सारे फॉर्मूला तब यूज कर सकेंगे जब वो x में हो रहा हो डायरेक्शन में मोशन और y डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। समझ में आ रही है बात? तो मतलब इस वेलोसिटी को लीनियर मोशन में तोड़ दो। तो लीनियर मोशन में तोड़ने के लिए बच्चों इसको कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे और फिर दोनों को अलग अलग डील करेंगे। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मूला हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पे लीनियर मोशन हो। तो बच्चों इसको तोड़ते हैं। इसका x के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा इस वेलोसिटी का? तो ux होगा और ये uy होगा। तो x एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं, अभी x एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, इस कंपोनेंट के केवल बारे में बात करेंगे। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? ux क्या होगा बच्चों? जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो cos थीटा होता है। u जिसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो गया u cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो u sin थीटा होता है। क्लियर है बात? तो ux क्या होगा बच्चों? u cos थीटा। y एक्सिस का देखते हैं, uy क्या होगा बच्चों? u sin थीटा। समझ में आ रही है बात? u को हमने ब्रेक कर दिया, u cos थीटा और u sin थीटा। वेक्टर में बहुत बार बता चुका हूं आपको। अब बच्चों ये तो हो गई वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? यहां पे एक्सेलरेशन लग रहा है केवल ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, जो लग रहा है बच्चों नीचे की तरफ जी। क्लियर है? तो क्या ये ux ऐसे है, दिस इज ux, और ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो जब भी 90 डिग्री होगा बच्चों
तो इस जी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस जी का इस पे कोई कंपोनेंट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा समझाता हूं। जी कॉस थीटा करोगे, जी को अगर इसके अलोंग कर रहे हो तो जी कॉस थीटा करोगे, तो जी कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो जाएगी। तो इसका कोई कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं होगा, तो इस वेलोसिटी को जी अफेक्ट नहीं करेगा। यहां पे बच्चों जी जो है यूएक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। छोटी छोटी बात को ध्यान से समझो। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हुआ बच्चों 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस वेलोसिटी को कोई एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर पाएगा। तो क्या ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे 0 है, जी इस पे कोई इफेक्ट, और कोई है क्या एक्सेलरेशन यहां पे नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस मोशन को बच्चों हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां पे एक्सेलरेशन जो है जी है। और हमें पता है बच्चों पिछले क्लास में हम सीख चुके हैं कि जी जो होता है कांस्टेंट होता है। तो जब जी कांस्टेंट है तो देखो जी कांस्टेंट भी हो गया और लीनियर मोशन भी हो रहा है। एक्स के अलोंग देख रहे हैं, अभी वाई की बात करेंगे, एक्स के अलोंग देख रहे हैं तो एक्स के अलोंग लीनियर मोशन हो रहा है, और जी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या मतलब, जी का कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो जी यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो बच्चों यहां पे एक लीनियर मोशन है, तो लीनियर मोशन होने के चलते हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते थे। मैंने बताया था बच्चों कि ये ए कांस्टेंट हो या फिर ए 0 हो, जहां पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा वहां भी ये लगा सकते हैं, तो यहां भी हम यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने पिछले क्लास में आपको यूनिफॉर्म मोशन और ए कांस्टेंट ये दोनों वर्ड लिखा था, ध्यान देना आप। तो देखो ए 0 है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां पे ये फॉर्मूला अब लगा सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी है उसको अब हम डील कर सकते हैं। अब वाई एक्सिस का देखते हैं बच्चों। तो वाई एक्सिस का वेलोसिटी जो हो गया वो यू साइन थीटा हो गया, किधर हो गया अपर डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में हो गया ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन देख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बच्चों माइनस जी होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव ले रहे हैं। तो वेलोसिटी जो होगा यू साइन थीटा होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस जी होगा, क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहे हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये सब मैं मिटा रहा हूं। अब आप ये तो समझ चुके हैं बच्चों कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों की तरफ हम ये तीनों फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था वो लगा सकते हैं। अब बच्चों अगर सपोज यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक फिर से ग्राउंड तक आने में इसको अगर टी टाइम लगता है, इसको टी टाइम लगता है, तो इस टी टाइम को बच्चों बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कुछ टर्म्स हैं जिनको देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इस मोशन को क्या बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये थीटा जो एंगल है बच्चों इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो पॉइंट है जहां से इसको फेंका गया ये होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब वेलोसिटी यू की बात करते हैं बच्चों, तो यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। अब यहां पे बच्चों एक टर्म होता है जो यहां से फेंका गया ऐसे यहां पे पहुंचा, तो इसको बोलेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको बोला बच्चों यहां से यहां तक जो पहुंचा इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां पे हाइट की बात कर लेते हैं, तो यहां देखो यहां ये हाइट है, ये हाइट है, बट यहां पे कौन सा हाइट है बच्चों, दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट। क्या इससे ज्यादा कहीं हाइट होगी, देखो इससे यहां से हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये हाइट जो है ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर यहां से कम होना शुरू हो गई हाइट, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो इसको बोलेंगे बच्चों एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ये सारे टर्म आपको पता होना चाहिए।
तो आज हम निकालेंगे बच्चों कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, और मैक्सिमम हाइट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमेशा प्रोजेक्टाइल में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब बच्चों इसके मोशन का बात कर लेते हैं। तो ये u वेलोसिटी, मैंने बताया कि x कंपोनेंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, उसका कोई इफेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे नहीं है, बट वर्टिकल वेलोसिटी पे उसका इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है? अपोजिट, ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ है, तो इसको कम करता जाएगा। तो क्या होता है बच्चों कि यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम है। कितना है? ux, दिस इज ux, यहां पे ux। ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी uy है बच्चों। तो uy के नीचे की तरफ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये वेलोसिटी जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी। सपोज ये देखो, लेंथ से मैं दिखा रहा हूं, ये लेंथ अगर इतना बड़ा है तो यहां आके इतना हो गया, फिर उसके बाद छोटा हो गया, और यहां पर जाकर बच्चों जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो यहां पे ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते 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 यहां पे जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्ट, वेलोसिटी। अगर यहां पे वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाता, ये जो है इससे भी ऊपर जाता, ऐसे बढ़ता जाता, लेकिन यहां पे वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी नहीं है, तभी तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। आगे तो जाएगा, आगे ये जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो हमेशा इसको आगे की तरफ ले जाएगी, इस तरफ एक्स डायरेक्शन में हमेशा ले जाएगी, लेकिन ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? uy। तो uy धीरे धीरे कम होते 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 यहां पे जीरो हो गई, यहां पे uy की वैल्यू जीरो हो गई, जिसके चलते अब ये ऊपर नहीं जा सकता, यहां पे uy जीरो हो गया। बट ध्यान देना, यहां पे ग्रेविटी तो लगी रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ग्रेविटी तो लगी रहा है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां से uy को बढ़ाना शुरू करेगा नीचे के डायरेक्शन में, तो यहां पे बच्चों नीचे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। और मजे की बात ये है बच्चों कि जो ux यहां पे है, वो ux यहां पे है, वो तो हमने लिख दिया, वो तो हम समझ चुके हैं। जो यहां पे uy होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम यहां पे uy होगा। तो जब ये uy और ux सेम होगा तो क्या ये u वेलोसिटी यहां पे है, तो यहां पे भी u वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा, u का डायरेक्शन इधर है और u का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो यहां पे भी u होगा। समझते हैं, एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हैं। तो बच्चों ये ऐसा मोशन होगा, ये समझ में आपको आया कि हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। ऊपर वाली जो वेलोसिटी है, जो y एक्सिस के लॉन्ग है, वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि g उसके अगेंस्ट में है। uy ऐसे है और g हमेशा उसके ऐसे लग रहा है, देखो हर जगह g नीचे की तरफ, हर जगह g नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये uy को कम करता जाएगा, करते 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 कम, यहां पे uy को जीरो कर देगा, फिर uy नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने अपर पार्ट जो है, मतलब ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया। तो फिर ये uy नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहां पे uy हो जाएगा, यहां पे uy था और यहां पे भी uy हो गया, ux दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड जो यहां पे वेलोसिटी का था, वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे होगा। ऐसा होता है, ये जो नॉर्मल आइडियल प्रोजेक्टाइल है इसमें ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता है, आइडियल प्रोजेक्टाइल जो है उसमें होगा। तो बच्चों हमें निकालना क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो निकालते हैं इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि ये जो uy है, ये uy डिस्प्लेसमेंट करा रहा है ऊपर की तरफ, करा रहा है, और यहां से यहां तक जब पहुंचा तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखो यहां पे है और फिर यहीं पे पहुंच गया, ऊपर की तरफ देखो, इधर वाली डिस्प्लेसमेंट मत देखो, ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? y एक्सिस के अलोंग यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यहां पे अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x का कोऑर्डिनेट लिखोगे, y तो 0 लिखोगे यहां पे, और यहां पे भी y 0 है। तो मतलब यहां से जब यहां पे पहुंचा तो ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यहां पे पहुंचने पे y की तरफ
कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे इसको निकालने के लिए, अभी क्या निकाल रहे हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं sy इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूं जब t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट हो, लिख सकता हूं। यहां पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, uy। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो sy यहां पे होगा, यहां पे uy होगा, यहां पे g होगा माइनस के साथ। ठीक है, फिर से अच्छे से लिख दो, लिख देता हूं फिर से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, y डायरेक्शन का केवल बात कर रहा हूं, मैंने बोला है कि हम x एक्सिस y एक्सिस दोनों को अलग अलग कर लेंगे। चलो इसको उधर लिख देते हैं y एक्सिस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहां पे। हमने फॉर्मूला देखा था बच्चों s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट करके कवर यहां पे पहुंचा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट यहां 0 लिख सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग, बस अभी x एक्सिस का ध्यान मत देना। तो uy कितना है बच्चों, u sin थीटा। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में 0 हुआ था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, नीचे की तरफ माइनस जी टी स्क्वायर। देखो निकल गया यहां से टी स्क्वायर से टी गया क्योंकि यहां पे 0 है। अब इसको इधर लेते हैं बच्चों, तो ये हो गया जी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या हुआ बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक और मैं यहां पे डेरिवेशन कर रहा हूं, वाई एक्सिस का ही एक और डेरिवेशन कर रहा हूं यहां पे, ध्यान देना। ये हुआ टोटल टाइम फ्लाइट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा वही टाइम यहां से नीचे पहुंचने में लगा। क्या बोल रहा हूं कि जितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगा उतना ही टाइम यहां से नीचे पहुंचने में लगा। इसका मतलब है बच्चों कि अगर यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम 2u sin थीटा बाई जी लगा तो इसका हाफ टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने में। जो बोल रहा हूं उसको देखो, प्रूफ करता हूं मैं। अब बच्चों यहां पे वेलोसिटी कितनी है ui, आफ्टर समझ लो ये टी टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में, इसको टी टाइम लगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v क्या है यहां पे u डायरेक्शन में। अब यहां पे देखो यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगा और यहां से यहां तक वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया। ये जो ui था यहां से यहां तक पहुंचने में ui 0 हो गया। तो v जो है बच्चों वो 0 हो गया। u क्या है, ui u sin थीटा प्लस a क्या है एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी। ये कौन सा टाइम है बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है। तो t इज इक्वल टू हो गया u sin थीटा अपॉन जी। क्या ये देखो इसका हाफ है, ये 2u sin थीटा बाई जी है, ये u sin थीटा बाई जी है। तो यहां पे t क्या है, t इज इक्वल टू टी बाई 2 है। तो यहां से ये प्रूफ होता है बच्चों कि जितना टाइम यहां से यहां लगा पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है यहां से यहां नीचे पहुंचने में। अगर आपसे पूछता है कि यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा तो आप 2u sin थीटा बाई जी अपॉन 2 कर देना, हाफ कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट और यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने का कितना टाइम लगा। और यह भी हमने प्रूफ किया कि यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वहां उतना ही टाइम यहां से नीचे आने में लगेगा इसको। क्लियर है। तो यहां से बच्चों हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकल गया, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का देख लेते हैं पहले, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का देखेंगे। तो मिटा दूं, नोट कर लिया, मिटा रहा हूं। अब बच्चों हमें क्या निकालना है,
मैक्सिमम हाइट क्या है। मैक्सिमम हाइट कौन सा था, ये वाला मैक्सिमम हाइट, जहां पे ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था। ठीक है बच्चों, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ चुका है 2u sin थीटा अपॉन जी। यहां पे नोट करते जाएंगे हम सारे फॉर्मूला को और निकालते जाते हैं। निकालना है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। अब ये बताओ बच्चों कि एच मैक्स किसके तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है कि वाई एक्सिस की तरफ है। लॉजिक समझना कि क्यों मैं देख रहा हूं वाई एक्सिस की तरफ। एच मैक्स जो है वाई एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट है एच मैक्स। ठीक है, अब कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, तो यू वाई इस डायरेक्शन में, यू वाई इस डायरेक्शन में। जब ये यहां से बॉल यहां पे पहुंचा तो यू वाई 0 हो गया। यहां पे यू वाई था और यहां पे यू वाई 0 हो गया जब यहां से यहां पे पहुंचा, लेकिन उसके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कौन सा, एच मैक्स। वाई एक्सिस के तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे वो कौन सा है, एच मैक्स है। इसीलिए हम वाई एक्सिस की तरफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। समझ में आया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे देखो बच्चों, यू वाई क्या है, वी है फाइनल वेलोसिटी। यहां से जब बॉल यहां पे पहुंचा तो वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच मैक्स है, इसी को निकाल रहे हैं। तो v क्या हुआ, 0, और u क्या हुआ, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी, तो u साइन थीटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, तो y एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन -g। धीरे धीरे समझना, एक एक चीज को धीरे धीरे समझना, फिर खुद से ट्राई करना निकालना। s क्या है बच्चों, s, अब s पे मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, सुनना। s जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट है किसके लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, तो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h मैक्स होगा। तो क्या मैं h मैक्स लिख सकता हूं जब यहां पे पहुंचा, लिख सकता हूं। तो ये हो गया बच्चों h मैक्स। क्लियर है, तो h मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम हाइट है, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको इधर ले आओ और फिर 2g को नीचे कर दो, यही होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया बच्चों मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आया एच मैक्स, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज किधर है, इस तरफ है, तो क्या y में देखें, नहीं x में देखेंगे, क्योंकि ux का इस तरफ हम देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज किधर है, इस तरफ है, मैक्सिमम हाइट किधर है, उस तरफ है, इसलिए y में गए थे। क्लियर है। तो अब हमें निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, r निकालना है। अब r निकालने के लिए बच्चों एक चीज नोटिस करो कि ux जो है वो चेंज हुआ ही नहीं है यहां से यहां तक, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता चल चुका है कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना है। ux चेंज हुआ ही नहीं है, ux कंटिन्यूअस ux है यहां से यहां तक, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का हम निकाल चुके हैं 2u sin थीटा बाई g। तो क्या हम ux इंटू टी कर दें तो ये निकल जाएगा हमें यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ux कितना है बच्चों, u cos थीटा इंटू टी, ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक का पूछ रहा है, यहां तक का, तो टी कितना होगा, 2u sin थीटा बाई जी। तो ये देखो कितना हो गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो तीनों फॉर्मूला हमें आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं इसी में बच्चों कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था उस समय एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टाइम कितना लगता है, यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, इसका आधा, इसका हाफ, तो u साइन थीटा बाई जी, तो u साइन थीटा बाई जी से मल्टीप्लाई यहां पे करते तो r बाई 2 होता, यहां पे u साइन थीटा बाई जी होता, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये r बाई 2 होता। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r बाई 2 है, क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स एक्सिस के अलावा। समझ में आया बच्चों कि हमने कैसे निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हुआ। अब समझ लेते हैं
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से पहले बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पॉइंट वो भी जान लो। अब जो बात बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कर रहे हो तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा r, वही हॉरिजॉन्टल रेंज आपको 90 माइनस थीटा पे अगर सेम वेलोसिटी रखोगे तो मिलेगा। 90 माइनस थीटा पे भी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, u वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पे जब फेंका तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिला r। फिर हमने u वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज नहीं करना है, u वेलोसिटी से ही 90 माइनस थीटा पे जब फेंका तो वर्टिकल हाइट चेंज कर गया बट हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से वही मिल गया, सेम r। कहने का मतलब बच्चों, अगर वेलोसिटी u है और थीटा में एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया तो आपको अगर हॉरिजॉन्टल रेंज r आ रहा है तो 90 माइनस थीटा पे भी आप अगर फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज r ही आएगा। यही बोलना चाह रहा हूं। अगर आपने u वेलोसिटी से 10 डिग्री एंगल पे फेंका तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर r आया तो अगर 80 डिग्री एंगल पे फेंकोगे विच इज 90 माइनस 10, ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज r ही आएगा। यही बोल रहा हूं। अगर इसको आप 20 डिग्री यहां 20 कर दो तो ये 70 हो जाएगा, यहां 30 कर दो तो ये 60 हो जाएगा, यहां 40 कर दो तो ये 50 हो जाएगा। अगर आप थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर r होगा तो 90 माइनस थीटा पे भी अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो सेम वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। ये बोल रहा हूं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि थीटा को मैंने चेंज कर दिया, 90 माइनस थीटा कर दिया, तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। देखते हैं, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन g, तो ये हो गया बच्चों u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। क्लियर है? साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा ही होता है। 2 थीटा है तो 2 थीटा होगा, ठीक है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होगा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा? साइन 2 थीटा होगा, ठीक है बच्चों। ये देखो सेम हो गया। इसका मतलब है बच्चों कि अगर हम थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वही 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ, तो वही हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, आर होगा। क्लियर है? चलो मिटाता हूं। अब पढ़ते हैं बच्चों कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी थीटा की जहां पे ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा। अगर आपको किसी बॉल को मैक्सिमम पहुंचाना है दूर तक, फील लो, अगर किसी बॉल आपको दिया गया और बोला कि आपका दूर बहुत, जो आपका दोस्त है वो बहुत दूर पे खड़ा है और आपको पहुंचाना है, तो आप कौन सा एंगल चूज करोगे? आप वेलोसिटी तो उतना ही लगा सकते हो जितना आपका पावर है, तो आप कौन सा एंगल चुनोगे कि मैक्सिमम आप पहुंचा सको, उसके क्लोज पहुंचा सको? तो उसके लिए कौन से थीटा पे आर मैक्सिमम होगा? तो देखते हैं, आर इज इक्वल टू है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां पे बच्चों तो यू तो सेम रख रहे हैं, जो मैंने बताया अभी कि पावर तो सेम है। कौन से थीटा पे आर मैक्सिमम होगा? थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा को बस ध्यान देना है। तो बच्चों साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1 हो सकती है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, किसी भी साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम 1 होता है। -1 और 1 के बीच में ये वेव इसका घूमते रहता है, इसका हमने ग्राफ देखा था। तो बच्चों साइन 2 थीटा 1 कब होता है? जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा। क्लियर सी बात है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है। क्लियर बात हो गई? अगर आपके पास कोई बंदूक है, अगर आपके पास कोई बंदूक है और आपको उसको फायर करना है और आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए,
तो आप कैसे करोगे फायर? 45 डिग्री एंगल पे फायर करोगे तो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि कोई अगर सपोज दिस इज ग्राफ है, दिस इज XY ग्राफ है, इसमें सपोज दिस इज ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें अगर आपको y मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करोगे, यहां पे एक स्लोप ले लोगे। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे अगर 0 जब होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मिनिमम भी दे सकता है और मैक्सिमम भी दे सकता है, तो मैक्सिमम वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी। ये कंसेप्ट याद होगा या मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो इससे भी इसको यहां पे देख सकते हैं। क्या बोला हूं, tan थीटा जब 0 हो जाएगा तो वहां पे x की जो वैल्यू होगी उस पर y मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? तो इसको हमने क्या किया, dr अपॉन डी थीटा डिफरेंशिएट कर दिया, तो u स्क्वायर अपॉन g, इसको तो अभी हमने कांस्टेंट ले लिया है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, g कांस्टेंट। साइन 2 थीटा क्या होगा बच्चों, cos 2 थीटा इंटू 2 बाहर आ जाएगा और ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये जो होनी चाहिए वैल्यू बच्चों, ये 0 होनी चाहिए। तो 0 होगा तो ये सारा टर्म जो है 0 हो जाएगा, उधर चला के 0। तो साइन 2 थीटा इजकल टू क्या होगा, 0। तो 2 थीटा इजकल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज 45 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हो आप डिफरेंशिएट करके, या फिर ऐसे लॉजिकली भी आप निकाल सकते हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो थीटा जब 45 होगा तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसमें इंपॉर्टेंट ही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखते हैं क्या होता है। इसको चेंज कर लेता हूं मैं। अब बच्चों जैसे ये प्रोजेक्टाइल था, ये कोई प्रोजेक्टाइल था, ऐसे बॉल गया था, ये u वेलोसिटी से मैंने फेंका था थीटा एंगल पे, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब बोल रहा है कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, हमने लिया था, कहीं भी x y एक्सिस ले सकते हो आप, प्रोजेक्शन जैसे भी हो रहा हो। तो x y एक्सिस आपने ऐसे ले लिया सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों सपोज यहां पे जब बॉल पहुंचा, अभी तक हम कौन सी बात कर रहे थे, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है, मतलब इसका जो ये पाथ है इस पे एक इक्वेशन निकालेंगे जिसमें ये सपोज ये बॉल यहां पे गया तो ये x डिस्टेंस कवर किया और y डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, y में इतना डिस्टेंस कवर किया, x में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, x और y के बीच में रिलेशन होता है। क्लियर बात है बच्चों? तो अगर x y के बीच में हम रिलेशन निकाल देते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि कभी भी x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, किसी भी x के लिए y की वैल्यू, किसी भी x के लिए y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो इसको फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं फिर डिराइव करते हैं। तो y इजकल टू होता है बच्चों x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और x और y के बीच में ये रिलेशन है, यहां भी x स्क्वायर है। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप जब देखोगे, अब बच्चों इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है? देखो y इजकल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, सर्कल नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये एक पैराबोलिक होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ चुका है उसका फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला से पता चलता है कि उसका जो ग्राफ होगा y और x के बीच का ग्राफ है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनाओगे वो ऐसा ही बनाओगे। तो ये जो ग्राफ है यही तो पाथ है, और ये जो पाथ है वो पैराबोलिक है, क्योंकि ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है तो पाथ पैराबोलिक होगा। क्लियर है? अगर y और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे x स्क्वायर नहीं हो वहां पे, ऐसा हो y
इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कोई रिलेशन हो तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ इसका। अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बीच में रिलेशन हो, क्वाड्रेटिक जैसा नहीं हो, एक्स नहीं हो, यहाँ वाई स्क्वायर हो, यहाँ एक्स स्क्वायर हो, ऐसा हो, तो ये सर्कल का रिलेशन होता है। इसका जो ग्राफ आएगा वो सर्कल जैसा होगा। अगर वाई स्क्वायर का रिलेशन एक्स के साथ या फिर वाई का रिलेशन एक्स स्क्वायर के साथ ऐसा हो, तब वो पैराबोलिक होगा। इसमें साइडवेज पैराबोलिक होता है, तो उसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बस यही समझेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोलिक होता है, क्योंकि उसका इक्वेशन एक्स और वाई का रिलेशन देखो यहां पे आ चुका है जो पैराबोलिक है। क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक हो गया। क्लियर है? अब ये आया कैसे बच्चों, ये इक्वेशन हमारे पास आया कैसे, इसको देखते हैं। यहां पे एक चीज नोटिस करो कि यहां पे t का टर्म नहीं है, टाइम जो है उसका कोई यहां पे टर्म नहीं है। देखो y का टर्म है, x का टर्म है, थीटा का टर्म है, g का टर्म है, x का टर्म है, u का टर्म है, बट टाइम का टर्म नहीं है। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज कर जाएंगे। ये जो t का टाइम का जो टर्म है बच्चों, इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ये t का टर्म नहीं रखना है तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। देखना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बॉल को यहां से फेंकता हूं और ये वहां पे पहुंचता है, यहां पे पहुंचा, ये t टाइम में यहां से यहां पहुंचा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x के तरफ डिस्प्लेसमेंट t टाइम में x हुआ है और y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट y हुआ है? बोल सकता हूं। ये कितने टाइम में हुआ है? सेम टाइम में हुआ है। जितना x की तरफ t टाइम में हुआ है उसी टाइम में y की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बोल सकता हूं बच्चों। अब u का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ क्या होगा? u cos थीटा, y की तरफ u sin थीटा। ये बता चुका हूं पहले ही। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको t टाइम लगता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये देखो इस कंपोनेंट की तरफ ध्यान दो, x वाले, u cos थीटा इंटू t, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u cos थीटा इंटू t। ये t टाइम कौन सा है बच्चों? जब बॉल यहां से यहां तक पहुंचा तो x में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? u cos थीटा इंटू t, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? अब बच्चों y एक्सिस की तरफ देखते हैं। तो y एक्सिस की तरफ क्या मैं लिख सकता हूं? ये y का जो डिस्प्लेसमेंट t टाइम में हुआ है, तो y इक्वल टू मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला लिख रहे हैं, तो s की जगह y लिख सकते हैं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं। यहां ऐसे लिख दो पहले, फिर ये y हो गया बच्चों s, y एक्सिस की तरफ लिख रहे हैं। ये x एक्सिस की तरफ हुआ, ये y एक्सिस की तरफ, तो ये u क्या हो गया बच्चों? u sin थीटा हो गया। अब y डिस्प्लेसमेंट करने में t टाइम ही लगा है, यहां से यहां तक t टाइम में ही लग गया है, यही टाइम है, सेम टाइम है t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन बच्चों यहां पे देखो g लग रहा है। g किस पे लगता है? वर्टिकल वाले कंपोनेंट पे g लग रहा है, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस पे g मत लगा देना। क्लियर है? तो g जो होगा बच्चों यहां पे माइनस g हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया, t स्क्वायर। अब मैंने यहां पे आपको बताया कि इसमें t का टर्म नहीं होता है, तो t के टर्म को हटाना है, यही कंसेप्ट यूज करना है। तो देखो y का इक्वेशन आ गया t में और x का इक्वेशन आ गया t में, तो क्या मैं t को हटा सकता हूं? देखते हैं। तो यहां से t को हटा दो बच्चों, ये t को यहां से ऐसे लिख दो, x अपॉन u cos थीटा। हमारे पास t का टर्म आ गया। क्या ये t की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो t का टर्म चला जाएगा? यस, चला जाएगा। बस इक्वेशन आ गया। इसी कंसेप्ट को यूज किए थे बच्चों। तो t क्या है? x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ, यहां माइनस कर दो, ये g है तो माइनस g x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? u से u कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा। तो y इक्वल टू हो गया x tan थीटा। चलो यहां तक तो बात बन गई। अब इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला सेम है? यस, तो प्रूव हो गया। तो
तो बच्चों ये जो इक्वेशन आया दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक और इक्वेशन होता है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। क्या मैं बोल रहा हूं कि इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। आर क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल रेंज, वेयर आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर का फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो ये यहां पे रखोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं इसको भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये दोनों। अगर आपके पास जी का टर्म आपको यूज नहीं करना है तो आप आर का टर्म में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूला के आधार पे भी आते हैं। तो देखते हैं बच्चों ये दोनों कैसे बराबर हैं। ठीक है, मिटाऊं? अब बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है बताया मैंने, जो r यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज है। दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? ये दो फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं बच्चों तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन आर लिख सकता हूं। और ये देखो एक्स tan थीटा सेम है, तो ये वाला जो टर्म है इसी टर्म को ऐसा बना दिया गया है, इसी टर्म को ऐसा बना दिया गया है। तो देखते हैं ऐसा कैसे बनेगा। ऐसे कैसे? देखो, तो इसमें मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों। ये वाले टर्म को कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो सेम है। हमें देखना है कि ये फॉर्मूला इसके बराबर कैसे आया, यही देखना है। तो बच्चों साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पे एक चीज देखो, इस वाले चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर को बाहर कर दिया इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा तो है यहां पे साइन थीटा और ऊपर भी साइन थीटा है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला ये टर्म कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 2 थीटा। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा हो गया। अब बच्चों यहां पे एक चीज और ध्यान दो, यहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया tan थीटा, जी एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब मैं ये g को ऊपर से हटाकर यहां लिख रहा हूं, बाई जी कर दिया। तो क्या ये रेंज का फॉर्मूला हो गया? देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया बच्चों r। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन r। देखो ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन r हो गया। तो ये दो फॉर्मूला हुए हमारे पास बच्चों। ये बहुत इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दो फॉर्मूला हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं जहां पे आर हॉरिजॉन्टल रेंज है और एक्स वाई के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्स वाई के बीच में रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। क्लियर है? ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, वो आप घर पे सॉल्व करना। सपोज ये u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्शन किया गया ऐसे। क्लियर है? अगर यहां से यहां तक कोई एक पॉइंट ए ले लो बीच में, और ये पॉइंट
ये सपोज O है, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A। अगर OAB एक ट्रायंगल है, इसमें ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं tan थीटा इजकल टू, ये थीटा पूरा एंगल, tan थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा। इसको आप प्रूफ करना। ये अल्फा जो है, कोई एक पॉइंट मैंने A ले लिया है, उससे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो बोल रहा है tan थीटा, जहां पर थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों, अब बच्चों देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बच्चों? कोई ऐसा प्लेन जो इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड हो मतलब कोई एंगल सबटेंड कर रहा हो, ठीक है। इंक्लाइंड हो, कोई एंगल सबटेंड कर रहा हो। यहां पे थीटा मैंने ले लिया, यहां पे u वेलोसिटी से मैंने एक बॉल को फेंका अल्फा एंगल पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पे? अल्फा है। अब मैंने इसको जब फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसा पहुंचा, हिट किया कहीं पे इंक्लाइंड प्लेन को। तो आपको निकालना है बच्चों यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब निकालना है यहां पे। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से समझना बच्चों। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहां पे कंडीशन, इसको ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल है तो ध्यान देना। अब मैं क्या करता था, एक नॉर्मल जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन होता था बच्चों, उसमें हम क्या करते थे कि एक्स एक्सिस ऐसे ले लेते थे और वाई एक्सिस ऐसे ले लेते थे। दो कंपोनेंट में यू को तोड़ा और सॉल्व कर दिया। यहां पे कैसे करें, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ऐसे ले लिए, ये जो इंक्लाइन का प्लेन है इसको एक्स एक्सिस ले लिए, और इसके जो परपेंडिकुलर है ये, इसको ले लिया वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखना ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस ऐसे ले सकते हो, फिर वाई एक्सिस ये हो जाएगा, आप तो ले ही सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से ट्यूं ऐसे यहां पे रख रहा हूं। तो एक्स एक्सिस को मैंने ऐसे रख दिया, वाई एक्सिस को ऐसे रख दिया, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। इसी को मैं ऐसे रख रहा हूं बच्चों, यहां से ट्यूं उठा के रख रहा हूं। अब ये देखो, ये यू है, ये अल्फा है, अल्फा इंक्लाइन प्लेन से एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है। तो बच्चों ऐसे प्रोजेक्शन हुआ है, क्लियर है। अब यहां क्या करेंगे बच्चों, पिछले जैसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉलम बना देंगे। बना दिया हमने। अब बच्चों ये क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ u cos थीटा, सॉरी u cos अल्फा होगा, और ये क्या होगा, u sin अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? x के तरफ u का कंपोनेंट क्या होगा, u cos अल्फा होगा, और उसके परपेंडिकुलर u sin अल्फा होगा y एक्सिस की तरफ। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ux इज इक्वल टू u cos अल्फा, और यहां पे लिख दिया मैंने uy इज इक्वल टू u sin अल्फा। क्लियर है बच्चों? ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब करते हैं एक्सेलरेशन की बात। एक्सेलरेशन कौन सा यहां पे लगता था बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, जब हमने एक्स एक्सिस इसको ले लिया है, वाई एक्सिस इसको ले लिया है, तो अब देखो ये एक्स एक्सिस जो ऐसे लिया है उसके परपेंडिकुलर नहीं है ये, मतलब u cos अल्फा के ये परपेंडिकुलर नहीं है, और ना ये वाई एक्सिस के एग्जैक्टली नीचे है, नहीं है। तो ये एंगल क्या है बच्चों, ये एंगल भी थीटा होगा। अब पूछोगे कैसे, तो देखो इसको मैंने यहां पे बढ़ा दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया बच्चों, ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको मैंने यहां पे बना दिया। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल मैंने जो बढ़ाया है ये g है, जो नीचे की तरफ है g, ये 90 हो गया। तो ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब इसी के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैंने किया, ये अगर 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा थीटा, तो ये हो गया थीटा। समझ में आया? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये पूरा जो है 90 है, तो उसमें से 90 माइनस थीटा को माइनस कर दिए तो थीटा आ गया। क्लियर है बच्चों?
तो ये जी हुआ जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इसके परपेंडिकुलर से, ये परपेंडिकुलर है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो बच्चों कि हमने एक्स एक्सिस का वेलोसिटी ले लिया, वाई एक्सिस का वेलोसिटी ले लिया। अब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब एक्सेलरेशन करेंगे तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा हो जाएगा। दिस इज जी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी कॉस थीटा। जी थीटा एंगल बना रहा है, जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है वो कॉस थीटा, तो जी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर जी साइन थीटा। बट यहां पे एक बहुत जरूरी बात है बच्चों कि यू कॉस अल्फा इस तरफ, यू कॉस अल्फा इस तरफ, और जी साइन थीटा इस तरफ। मतलब कि यू कॉस अल्फा को जी साइन थीटा कम करता जाएगा। पहले क्या था, कांस्टेंट था पहले वाले में कंडीशन में, उसमें यू कॉस जो थीटा होता था वो कांस्टेंट हुआ करता था। बट यहां पे देखो यू कॉस अल्फा के अपोजिट में एक एक्सेलरेशन भी आ गया, तो एक्सेलरेशन डाल दिया हमने यहां पे। ये हो गया एक्सेलरेशन बच्चों, कितना हो गया, जी साइन थीटा। अब वाई एक्सिस का देख लेते हैं एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सेलरेशन है, तो परपेंडिकुलर नहीं, उसके जस्ट नीचे है, एग्जैक्टली नीचे, तो हो गया जी कॉस थीटा। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो यू साइन अल्फा के लिए, यू साइन अल्फा के लिए जो एक्सेलरेशन हुआ वो हुआ जी कॉस थीटा। क्लियर है। तो यहां पे एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस कितना हुआ बच्चों, तो ये देखो यू कॉस अल्फा इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस जी साइन थीटा। अब यहां पे ए वाई ले लेते हैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो यू साइन अल्फा, ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं यू साइन अल्फा, तो नीचे के तरफ जो होगा एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा वो नेगेटिव होगा, माइनस जी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने पिछले बार एक कंसेप्ट लगाया था बच्चों, वो कंसेप्ट ये था कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां जब पहुंच गया, पूरा यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से यहां तक पहुंचने का, तो जब यहां से यहां तक पहुंचा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट टी में पहुंचा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हुआ, जीरो। यही है ना, एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, यहां से ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट लेके यहां पे पहुंचा ये बॉल, जब यहां पे पहुंचा तो यहीं पे वाई एक्सिस की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो वाई एक्सिस में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख लो नॉर्मल वाला, ये लीनियर मोशन में हमने तोड़ दिया है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब वाई एक्सिस की तरफ लिख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा करके गया तो जीरो। अब वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ले रहा हूं हाफ। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी कॉस थीटा, यहां ले लो माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर, टी से टी एक टी गया। अब बच्चों ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा जी बाई टू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या आया था उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले फॉर्मूला क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, यही फॉर्मूला आया था पहले वाला नॉर्मल वाला। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, 2 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आया। अब यहां देखो u साइन थीटा क्या होता था बच्चों, ये u साइन थीटा क्या होता था, दिस इज u y, यही होता था। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2u y अपॉन जी, पहले वाले केस में u साइन थीटा क्या होता था, u y होता था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो 2u साइन अल्फा है, तो u साइन अल्फा क्या है, u साइन अल्फा क्या है, u y है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2u y अपॉन, अब g बच्चों यहां पे जो g है, यहां पे g cos थीटा हो गया, एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ay, अभी भी फॉर्मूला मतलब gy लिख सकते हैं,
जी का वाई की तरफ, एक्सेलरेशन का वाई की तरफ। तो अभी भी फॉर्मूला यही है बच्चों, अभी भी फॉर्मूला यही है, देख रहे हो, यहां पे यू साइन थीटा क्या था, यू आई था, उसी तरह यू साइन अल्फा क्या होगा, यू आई है, और जी कॉस थीटा जो है वो आपका जी वाई है। तो फॉर्मूला अभी भी यही है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ऐसे याद रखते हो तो, या फिर आप सॉल्व कर लो, बहुत इजी है सॉल्व करना। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। क्लियर है? अब बच्चों हमें निकालना क्या है, एच मैक्स। एच मैक्स निकालना है मतलब वाई एक्सिस की तरफ। एच मैक्स कौन सा है, ये है, दिस इज एच मैक्स, देखा था हमने पिछले बार। अब वाई एक्सिस की तरफ निकालना है, तो इसमें हमें देखना है, ठीक है। अब वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी आपका क्या है, यू साइन अल्फा, उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा। तो बच्चों ये यू साइन अल्फा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। क्लियर है? तो बच्चों ऐसा एक टाइम आएगा यहां से यहां जब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तो ये देखो y की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होना बंद हो गया। यहां से देखो y की तरफ बढ़ रहा है, यहां से यहां बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे पहुंच के h मैक्स हो गया, हाइट मैक्सिमम हो गई। अब y एक्सिस किधर है, इधर है, ऐसा मत समझना, इधर है। तो y एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट होना बंद हो गया, x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तभी तो ये आगे जा रहा है। तो यहां पे आके बच्चों ये जो यू वाई है, इसका जो कंपोनेंट है यू वाई यहां पे आके 0 हो गया, यू वाई इजकल टू 0। क्लियर है? यू साइन अल्फा को जी कॉस थीटा कम करता 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 यहां पे जब पहुंचा तो यू वाई 0 हो गया। इसके चलते क्या होगा बच्चों कि वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट होना बंद हो गया। पिछला वाला कंसेप्ट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? तो v क्या है, यहां पे यहीं पे h मैक्स निकाल रहे हैं, y की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जब u साइन अल्फा से वेलोसिटी 0 हो गया, u साइन अल्फा से वेलोसिटी जब 0 हो गया तो उस समय डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस की तरफ क्या था, यही निकाल रहे हैं बच्चों यहां पे। तो ये हो गया 0, u होगा बच्चों u साइन अल्फा का स्क्वायर, u साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2। a क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि y एक्सिस के नीचे वाला जो एक्सेलरेशन है वो g cos थीटा है। तो ये हो गया बच्चों माइनस जी cos थीटा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इनटू s। s क्या होगा बच्चों, h मैक्स। तो h मैक्स का फॉर्मूला यहां पे आपको आ गया। मैक्सिमम हाइट क्या होगी यहां पे बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। अब बच्चों पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था उसको देख लेते हैं। तो पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पे क्या आया बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या यू साइन थीटा को हम लिखते थे बच्चों यू वाई, यू साइन थीटा क्या होता था वहां पे पहले वाले में, यू वाई होता था, वाई की तरफ जो कंपोनेंट होता था। तो यू वाई का दी होल स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हैं। तो ये देखो यहां भी क्या है, ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या है, u साइन अल्फा है, तो ये क्या है u y ही है, दिस इज ऑल्सो u y का होल स्क्वायर अपॉन 2g cos थीटा। अब यहां पे वहां पे g था बच्चों, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है g cos थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 2g y। ये देखो ये भी यहां पे 2g y कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g y, यहाँ पे यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g y। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, यू साइन थीटा जो था वो यू वाई था, ठीक है। यहाँ पे यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा, तो अभी भी फॉर्मूला सेम है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एच मैक्स की जो फॉर्मूला आई बच्चों वो आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। अब रेंज निकाल लेते हैं बच्चों। तो टाइम हमें निकल चुका है, अब ये सब हटा दो सारा, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरत है देखो,
अब बच्चों एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, क्योंकि रेंज क्या आएगा, यही आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो वेलोसिटी क्या है, u cos अल्फा। एक्सेलरेशन क्या है, g sin थीटा, किधर है, माइनस में। क्लियर है। अब हमें रेंज निकालना है, टाइम हमारे पास आ चुका है, टाइम भी आ चुका है, 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो यहां पे बच्चों s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। अगर हम निकाल रहे हैं u cos अल्फा से टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा ले रहे हैं यहां से यहां तक, एक्स एक्सिस की तरफ क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखो u क्या होगा बच्चों, u cos अल्फा इनटू टी 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा। माइनस कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे a जो आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, तो यहां पे हाफ हो गया g sin थीटा, a लिख दिया, टी स्क्वायर यही है, तो ये हो गया 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, वही आएगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आया मैंने क्या किया, आपका u cos अल्फा किधर है, इधर है, ये देखो u का कंपोनेंट u cos अल्फा, और फिर एक्सेलरेशन पता है हमें, वेलोसिटी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t जो है वो पता है हमें कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या लगा, तो इसके अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, वही मैंने किया यहां पे। समझ में आ गया। चलो अब बच्चों केस चेंज करते हैं, ऑन के जगह डाउन कर देते हैं, डाउन इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन हुआ, ये थीटा एंगल। अब मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया, सपोज यहां से फेंका अल्फा एंगल से, तो बच्चों ये ऐसे आएगा, इसको और अच्छे से बना देता हूं, ये u वेलोसिटी से हमने फेंका अल्फा एंगल से। अब आपको निकालना है बच्चों t r और h मैक्स, बस कुछ नहीं करना है, ये देखो ये g है और ये थीटा हो गया, बता चुका हूं कैसे थीटा होगा। अब क्या करना है बच्चों, एक्स एक्सिस इधर ले लो, किधर भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, इसको हमने यहां पे बना दिया, ये हमने ऐसे बना दिया, एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको यहां से उठा के ट्यूं ऐसे रख दिया। अब बच्चों ये u है, दिस इज u, कितना एंगल पे है, अल्फा। क्लियर है। अब इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, u cos अल्फा, इस तरफ क्या होगा, u sin अल्फा। क्लियर है। g को देख लेते हैं, इस बार g u के डायरेक्शन में ही होगा, u cos अल्फा के डायरेक्शन में ही g का कंपोनेंट इस तरफ होगा, x एक्सिस के लॉन्ग, ये बोल रहा हूं। तो बच्चों इधर एक्सेलरेशन का देखते हैं, मतलब ax, ये हो गया ux, ये हो गया uy, तो ax कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा g sin थीटा, g। अब यहां पे देख लेते हैं कि ay क्या होगा, तो ay बच्चों ये होगा, ये g cos थीटा और ये g sin थीटा। अब थोड़ा स्पीड में चल सकते हैं बच्चों, क्योंकि सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो ये g sin थीटा हुआ, g cos थीटा हुआ, तो यहां पे ay क्या होगा बच्चों, g cos थीटा, ये नीचे की तरफ हो गया। क्लियर है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, सब क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देते हैं, क्योंकि यहां से यहां आने में बच्चों वाई की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्लियर सी बात है। तो देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस का देख रहे हैं बच्चों, अभी वाई एक्सिस का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है वाई एक्सिस में, 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, तो पूरा यहां से यहां तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u क्या होगा बच्चों, तो y एक्सिस की तरफ y, u क्या है, u sin अल्फा, u sin अल्फा, टाइम क्या होगा t प्लस, एक्सेलरेशन देख लेते हैं, हाफ, ये नीचे की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये हो गया माइनस g cos थीटा। क्लियर है, t स्क्वायर, तो t से t कट गया, इस t को निकालना है
तो इसको इधर ले गए और फिर t इक्वल टू हो गया आपका 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। ये देखो बच्चों, पिछली बार जब हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था तब भी यही आया था, और ऊपर से नीचे जब फेंका तब भी यही आया। तो यहाँ टाइम हमने लिख दिया 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। ये हो गया बच्चों t। अब निकालते हैं h max। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। h max के लिए कौन सा करें, y एक्सिस लेते हैं, यही निकालना है आपको। अब ये वाला जो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है y एक्सिस की तरफ, ये यहां आके 0 हो गया, तभी तो y एक्सिस की तरफ नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। सेम कंसेप्ट। तो हमने क्या किया बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। यहां पे निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब बॉल यहां से यहां पहुंचा तो वेलोसिटी जो है y एक्सिस की वो u साइन अल्फा से 0 हो गई। यहां पे ay जो होगा वो 0 होगा, 0 हो गया। कहां से, u साइन अल्फा से, प्लस 2। एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, एक्सेलरेशन अपोजिट है, ठीक है, माइनस g cos थीटा इनटू s। क्या होगा बच्चों, s यही होगा y एक्सिस की तरफ। यहां से जब यहां पे पहुंचा तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, h max। तो दिस इज h max। तो h max क्या होगा बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। देखो इस बार भी फॉर्मूला सेम है। जब हमने नीचे से फेंका था तो जो हमारा h max था वही अभी मैक्सिमम हाइट अभी आया, सेम आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। क्लियर है बच्चों। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये वाला, यहां से ये वाला। तो x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो फॉर्मूला सब है हमारे पास। वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट निकल चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस की तरफ निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या बच्चों, फास्ट चल रहे हैं बिकॉज ये सब पढ़ चुके हैं अब हम। u क्या है, u cos अल्फा। t क्या है, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। अब बच्चों देखो, जिधर u है उधर ही a है, तो यहां पे माइनस नहीं करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे। क्लियर है। हाफ a क्या होगा, g साइन थीटा। अब यहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बच्चों, पिछला वाला जो आएगा उससे रिजल्ट यहां पे प्लस माइनस में डिफरेंस आ जाएगा। g साइन थीटा, t क्या है बच्चों हमारे पास, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो हमने क्या देखा, जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंके तब भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यही था, h max का फॉर्मूला यही था, बट हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला डिफरेंट था। अब बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो आएगा वो आप याद नहीं कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो। मैंने जैसे बताया आपको कि 2uy अपॉन gy से इसको याद कर सकते हो, वैसे ही सेम इसको यहाँ पे uy स्क्वायर अपॉन 2gy से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहां पे भी यही होगा, और जो नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल किया था वहां पे भी यही फॉर्मूला होगा। तो टाइम ज्यादा हो चुका है, वन शॉट में पूरा वीडियो मैं यहां पे कंप्लीट कर चुका हूं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो पढ़ाई करते रहें और जय हिंद।